हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग इस पे अपना चैप्टर 8 के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि 7th तक हो चुका है, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 2 है। ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ कि जो शिवाजी का क्वेश्चन था कि मतलब एनसीईआरटी यूपी से पब्लिश होती है या दिल्ली से, तो ऑब्वियसली यार एनसीईआरटी दिल्ली से पब्लिश होती है। ठीक है। तो यूपी, हालांकि एनसीईआरटी में कुछ तमिलनाडु की एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री वगैरह की वो अपनी पब्लिश करते हैं, वो अलग बात है। बट एनसीईआरटी जो आपकी बुक होती है वो ऑल ओवर इंडिया में एक जैसी ही आपको मिलेगी। सीबीएसई पैटर्न्स पे ये चलती है। ठीक है। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आया है, इसमें से क्या किया गया है कि यानी कि हिंदी मीडियम वालों को भी, या बात करें कि जितने भी स्कूलें हैं उन सब में एनसीईआरटी का, चाहे वो सीबीएसई वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, सबको कर दिया। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले में क्या होता था कि वो स्टेट का बोर्ड वाइज होता था। ठीक है। और वहाँ पे क्या किया जाता था कि आपको मतलब स्टेट अपनी बुक पब्लिश करते थे, वही पढ़ने को देते थे, और वही कॉम्पिटेटिव आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होते थे उनमें हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी है वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है। तो इसके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये सीधे सीधे समझ के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए ये आती है। ठीक है। यहाँ पे कहीं भी इसका सिलेबस आप देखोगे, यदि 12th क्लास के एनसीईआरटी का हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, सो दैट ये हर जगह पे सेम मिलेगा आपको, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन आप यूपी स्टेट से आते हो, आप एमपी स्टेट से आते हो, बिहारी स्टेट से आते हो, वहाँ के जो भी 5th 6th क्लास के बच्चे होते हैं उनकी आप बुक देखिए, उनमें एनसीईआरटी नहीं चलती थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जहाँ जहाँ भी अब उसको अपना लिया गया है वहाँ वहाँ पे एनसीईआरटी अब कंपलसरी हो गई। पहले नहीं चलती थी, जब हम लोग पढ़ते तो ऑब्वियसली नहीं चलती थी। तो वहाँ पे हमें स्टेट वाइज बुक जो भी पब्लिश की जाती थी वही पढ़ने को मिलती थी, और हम उतना ही पढ़ते थे। ठीक है। तो दिल्ली से ही होती है, एंड आपको ज़रूरत हो यदि तो प्लीज़ मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकती हूँ आपको। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैंने भी बहुत खोजा तब जाके सेकंड पार्ट मिला है। वो भी ये चैप्टर वाइज है, मतलब अलग अलग, एक पीडीएफ में पूरे चैप्टर नहीं है, एक अलग अलग चैप्टर वाइज ये है मेरे पास। तो आप में से किसी को भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मैं बेशक आपको कहीं पे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा ही दूंगी। सो अब आते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे क्या क्या बातें कही गई हैं। इसमें क्या होता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षा है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात करना। अभी हम जस्ट इसके पहले क्या पढ़े हैं, आंदोलनों की बात की है, जन आंदोलन। ठीक है। तो जब आंदोलनों की हमने बात की है तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं उनकी आकांक्षाएं बढ़ रही थी, तो वो आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन आकांक्षाएं बढ़ भी नहीं रही थी। तो कुछ तो था कि ठीक है, जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने किया कि चलो अत्याचार हो रहा हमारे साथ, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक था कि मजबूरी बन चुकी थी कि अब हमें कहीं ना कहीं से तो बहुत बुरे फंस ही चुके हैं, तो होगा जो होगा देख लेंगे, अब तो आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ हमारी उम्मीदें, कुछ हमारे होप्स बढ़ेंगे, उनको देखेंगे, और उनको इनमें ये देखेंगे कि आकांक्षाएं सिर्फ इतना नहीं कि हमने देख लिया कि आकांक्षाएं हमारी बढ़ रही हैं उससे क्या होगा। यहाँ पे ये देखेंगे गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं वो छोटी वाली नहीं बढ़ रही है कि अरे हाँ मतलब घर में क्या ये चाहिए वो चाहिए, ये वाली नहीं है। ठीक है। कुछ हाई लेवल वाली है, हमें चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब मिले, अच्छी खासी पोस्ट मिले, जो भी यदि किसी एक को आरक्षण मिल रहा है हमें भी दिया जाए, किसी एक को अच्छी पोस्ट दी जा रही हमें भी दी जाए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं। खैर, आगे आपने जो भी चैप्टर है उसमें देखेंगे। देखिए पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें हम लोग इस अध्याय में यदि बात करें तो आज़ादी के बाद के जो पहले के दशक में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चली, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। कोई अभी ये इसके बाद 8 जो आपका चैप्टर है ना, उसके बाद 9 चैप्टर के बाद आपकी एनसीईआरटी 12th तक कंप्लीट हो जानी है। मुश्किल से 6-7 दिन लगने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी पूरी 12th तक एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो ओवरऑल आप बहुत कुछ समझ चुके हो, थोड़ा नहीं बहुत कुछ आप समझ चुके हो, एंड यदि रेगुलर होंगे तो। ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में जो बताया गया कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है पहले ही हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे यदि बात करें कि लेकिन राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो पाती है। ऑब्वियस है कि एक बार में कैसे पूरी हो जाएगी यार, इतना बड़ा राष्ट्र है। और यहाँ पे हम यदि बात करें कि चलो जनता ने आंदोलन कर दिया तो राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई, आपने नियोजित विकास की बात कर दी तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई, हमने अखंड भारत की बात कर दी तो क्या राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई? जी नहीं। अभी इसके अंदर बहुत कुछ है यार, यहाँ पे इतने वैसे काम चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर ने बताया है कि इस बुक के अंदर जो जो चीज़ें हम देखने वाले हैं ये इतनी तो आसान नहीं थी, और वक्त गुजरने के साथ कई चुनौतियाँ आई।
कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी थी कि उनका समाधान पूरी तरह से ना हो सका था और लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में क्या होता गया, यहाँ पे स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। स्वायत्तता, ठीक है। तो यहाँ में लोगों में के अंदर क्या कैसी भावना पैदा हो रही थी। अब देखिए, आंदोलन में भी राजनीतिक पार्टियों से वो अपना किनारा बना रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि किस तरीके से क्या हो रहा, ठीक है। स्व सहायता समूह या संगठन वगैरह बना रहे थे। आंदोलन में हमने बखूबी देखा है। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है आपका कि अब क्या हो रहा है कि लोग जो थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, इसमें यही बताया गया कि लोक स्वायत्तता की भावना उनके अंदर पैदा होती जा रही थी। कभी कभी क्या होता था कि स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचों, जो ढांचे थे इसका या स्ट्रक्चर था इसका, इसके हदों को पार करके भी हुई और स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार क्या किया, हिंसक रूप भी लिया और संघर्ष लंबा खींचा, ठीक है। यानी कि जब नहीं इनको ऐसा मिल पाता था जो ये चाहते थे, तो साम दाम दंड भेद, वो आपके कहा गया है ना, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी भागवत है, वहाँ पे कहा गया साम दाम दंड भेद। भाई जैसे काम बने बना लेना चाहिए। तो यदि प्यार से बन रहा प्यार से बना लो, नफरत से बन रहा नफरत से बना लो, तो जैसे भी बन रहा, पैसा दे के बन रहा तो पैसा दे के बना लो, लेकिन काम यदि बनाना है तो फिर बनाना है। यही इसमें भी हुआ कि ये अपना जो भी इनकी उम्मीदें होती थी मान गई तो ठीक है, नहीं मानी, कौन, कोई लड़की नहीं मान गई, और यहाँ पे मान गई का मतलब गवर्नमेंट मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो क्या करते थे कि किसी भी तरीके से मनवाने की कोशिश करते थे। और क्या हुआ कि ये संघर्ष काफ़ी लंबे लंबे खिंच जाते थे और संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठा लिए, ठीक है। और यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी और इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांस ले चुका था। कौन, भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग है वो क्या हो रहा था, अंतिम सांस ले चुका था। मतलब ठीक है कि अभी जो बिल्कुल हवाई मार रहे थे ना, हमने देखा भी था यार, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही बात कर रहे हैं। अभी इंदिरा जी के टाइम में देखा कि उनके बाद जो उन्होंने 1975 के बाद कारनामे किए, उसके बाद से लोगों ने क्या किया कि उन्हें गद्दी से हटा के दूसरे को यहाँ पे सत्ता पे लाते हैं। लेकिन दूसरे की हालत जिस तरीके से बुरी वाली होती है ना, वो अंदर ही बेचारे टूट जाते हैं। तो इसमें भी वो भी उसी की बात कर रहा हम कि वहाँ पे वो अंतिम शासक कौन, गैर कांग्रेसवाद। अभी तो कांग्रेसवाद तो चल ही रहा था, उसके बाद फिर कांग्रेस आता है और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाएगा और इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और अक्सर क्या होता था यहाँ पे कि सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। जो गवर्नमेंट होती थी, जब ये ऐसे आंदोलन वगैरह छिड़ने लगे तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था, यहाँ पे उन्हें कुछ ऐसे मतलब आप कह सकते हो समझौते करने पड़े कि अभी देखेंगे। देखिए असम के लिए भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल दिए गए हैं। कुछ ही जो मैं स्टेट की बात कर रही हूँ ना, इस स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। असम हो गया, पंजाब है, मिजोरम है, जम्मू कश्मीर है। तो इनमें से देखेंगे अभी कि कितने राज्यों को स्पेशल स्पेस का दर्जा दिया गया था और ये स्टेट का, और इसमें से क्यों, रीजन क्या बन रहा था, ये सारी चीज़ें यही हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी उम्मीदें जो बढ़ रही थी वो किस तरीके से बढ़ रही थी। और इसके अंतर्गत यदि आप बात करो तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है, पहला। दूसरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए। पहले तो ये उठता कैसे, उसकी उपज कहाँ से होती, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब उपज हो ही जाती है तो गवर्नमेंट इसे कैसे टैकल करती है, इसको देखेंगे। उसके बाद लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है, देन इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि विविधता कायम करने से हमें क्या क्या सीख मिलती है या कैसे यहाँ पे पता चलता है। और हम कहते हैं प्राउडली विविधताओं वाला देश है भारत, फिर भी हम एक हैं, यानी कि विविधता में एकता, यही हमारे इंडिया की क्वालिटी है। तो अब आते हैं इस पे अपना देखते हैं क्या होता है एंट्री हमारे यहाँ पे क्या है, क्षेत्र और राष्ट्र।
सबसे पहले तो आप इसे समझ लो, जो आपका एरिया है और आपका राष्ट्र है, इसके बारे में जाने बगैर कैसे समझेंगे यार कि क्या कहाँ पे हो रहा। तो इसको यदि देखेंगे आप लोग, देखिए सन याद रखिएगा। और एक मैं आपको हालांकि कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो न्यू है उनके लिए, कि जब भी ना आप मेन सेंसर राइटिंग कर रहे हो, आपको सन नहीं याद आ रहा, एग्जैक्ट सन नहीं याद आ रहा। मान लीजिए कि आप एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या आप जो आपका है मॉडर्न हिस्ट्री है, या कि पॉलिटी पढ़ रहे हो, या उसकी आंसर कर रहे हो, बस आपको थोड़ा इतना ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन सी सदी का है। एग्जैक्ट सन नहीं याद आ रहा कि 1980, तो लिख सकते हो ना कि 18वीं सदी की बात है, या 19वीं सदी की बात है, या 20वीं सदी की बात है। ठीक है, तो जो 1980 आ रहा वो किस सदी की बात कर रहा है आपका, 1900 से लेके ये 2000 तक आपका किस सदी की बात करेगा, 20वीं सदी की बात करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी 2000 वाला चल रहा है, तो 21वीं सदी हम कहते हैं, यानी एक पीछे चले जाओ तो ये 20वीं सदी, सीधे कह दो ना आपकी 20वीं सदी में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी गैर कांग्रेसवादी, या इसके बीच में सन नहीं याद है ना। एग्जामिनर ये समझेगा कि आप ना बहुत गहराई से पढ़े हो, वो ये नहीं समझेगा कि आपको ये याद नहीं था इसलिए आपने ऐसा कर दिया। क्योंकि फिर 20वीं सदी आपने जैसे ही लिखा, तो 20वीं सदी का मतलब क्या हो गया कि 1900 से लेकर 2000 के बीच में 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99, ये सारे क्या होंगे, 20वीं सदी में ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री में आप कर रहे हो, हिस्ट्री में तो बहुत अच्छा काम करता है लॉजिक, कि जब भी आपको नहीं समझ आ रहा कि मुगल सम्राट कब से कब तक चल रहा था, या उस टाइम पीरियड पे क्या स्थापत्य कला थी, कैसे क्या था, तो वहाँ पे आप लिख दीजिए कि ठीक है 17वीं सदी, 16वीं सदी, या 18वीं सदी में ऐसा था कि 1700 टाइम पीरियड चल रहा, तो आपने देखा कि 18वीं सदी की ये वहाँ पे नीतियाँ थी, या ऐसे आर्थिक स्थितियाँ थी, ऐसे पॉलिटिकल यहाँ पे सिचुएशंस थी, तो आप उससे बहुत आसानी से बता सकते हो। जस्ट एक पीछे जाना, 20वीं सदी। ठीक है, यानी कि एक दशक पूरा हो चुका, और इसको अभी 21वीं सदी चल रहा है, 2021, यानी कि 2000 वाला टाइम पीरियड जो चल रहा है, तो अभी 2100 तक का यही चलेगा आपका 21वीं सदी। और 2100 के बाद आपका क्या आएगा, जब 100 हम पूरा कर लेंगे तब आएगा आपका 22वीं सदी। तो इसलिए इसको याद रखना आपको काफ़ी अच्छा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता था। और यहाँ पे इस दौर में देश के कई हिस्सों में क्या हुआ है कि स्वायत्तता की मांग उठी, और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। और इन आंदोलनों में क्या हुआ कि शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। जो ये मांग कर रहे थे, तो इन्हें लगा कि ऐसे होगा नहीं, हथियार भी उठाने लगे, और सरकार ने क्या किया कि उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई, और आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे। और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। देखिए आपको पता याद है कुछ श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा था कि गृह युद्ध हो रहे थे, वहाँ श्रीलंका में भी गृह युद्ध हो रहे थे, और कुछ आपकी यूरोपियन कंट्री थी वहाँ पे भी गृह युद्ध हो रहे थे। दोनों ने समस्या का समाधान कैसे निकाला था कि एक ने क्या किया कि चल भाई ठीक है कि यहाँ पे घर के अंदर ही हमारे युद्ध हो रहे हैं, तो चलो ठीक है आधा तुम्हें शामिल कर लेते हैं, आधा हम कर लेते हैं, शांति से रहते हैं। श्रीलंका में ऐसा नहीं अपनाए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि नहीं हम नहीं मानेंगे। वो लैंग्वेज के आधार पे था, सिंघली जो भी हैं और अदर जो श्रीलंकाई हैं तमिल हैं उनके बीच में था, क्योंकि सिंघली लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, या सिंघली कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा रहती है। ठीक है, और आपको पता है कि तमिल लोग भी रहते हैं वहाँ पे। इनके बीच में संघर्ष छिड़ रहा था। श्रीलंका वालों ने कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा भैया हमें भी राजनीति में कुछ पार्टिसिपेट करने का मौका दो, हमें भी यहाँ पे सामाजिक कुछ अधिकार दो। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो ऑब्वियसली घर के अंदर ही युद्ध छिड़ गया। ठीक है, भाई भाई की मतलब एक ही पिताजी की संपत्ति है, उसमें से यदि एक ही भाई सारा कुछ गटक जाए तो दूसरा भाई तो ऑब्वियसली संघर्ष करेगा ही। दूसरा भाई तो फिर साम दाम दंड में जैसे भी बनेगा वैसे करेगा ना। तो अब क्या हुआ, इनकी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस थी। देखिए ये आप कैसे वर्ड से रिलेट कर रहे हो, जो आपका विश्व है उसमें कैसी घटनाएं हुई, हमारे कंट्री में कैसे हुई, लेकिन वो रूप कैसे धारण नहीं कर पाए कि आज हम श्रीलंका को कहते हैं गृह युद्ध हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति थी, लेकिन हमारे यहाँ हमने मिडिल पाथ अपना लिया कि ठीक है बातचीत करते हैं और बीच का रास्ता अपनाते हैं कि भाई चल ठीक है जो भी आपको चाहिए बताइए क्या है, हम देखते हैं
यानी कि अब इतना नहीं कि एकदम 100% आपकी बात मानी जाएगी, बट आप कुछ हमारी मानो, कुछ हम आपकी मानेंगे और दोनों प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ठीक है, समस्या का समाधान हमने कुछ ऐसे निकाला। तो आज वो स्थितियां कहीं ना कहीं हमें नहीं देखने को मिली जो श्रीलंका वगैरह में हुई थी। तो इन सब को ये एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा है कि एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होती जाती। पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड में क्या हो रहा था, आज हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको एक दूसरे से रिलेट करनी है। और इसके बाद अब क्या होता है कि जब इन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बीच का रास्ता अपनाया अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका और बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया था कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रख कर क्या किया जाएगा यहाँ पे कि हम संविधान के दायरे में ही रहकर निपटा लिया जाएगा। और बाहर समझौते तक पहुँचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें तब जब हिंसा के स्वर उभरे। हम किस में रहकर बताएंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर। ठीक है, अभी देखिए कुछ इनके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल भी आएंगे, उन पे भी बात करेंगे। होता क्या है यहाँ पे कि भारत का जो भारत सरकार का नज़रिया था वो क्या था, जरा इसको देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या हुआ कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमने देखा है या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक पहला चैप्टर था 6th क्लास का जहाँ पे नेहरू जी ने कहा था कि भारत विविधताओं का एकता, यानी कि विविधता में एकता है या भारत विविधताओं वाला देश है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ये स्टेटमेंट पूछा गया कि किसके द्वारा ये कहा गया था कि विविधता में एकता का राष्ट्र भारत है, तो नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसमें क्या कि हमने बात की विविधता। अब विविधता आई होप कि आप समझ रहे हो, जो नहीं समझ रहे जरा उनके लिए थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए आप लोग। विविधता का मतलब क्या होता है, आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, ईस्ट इंडिया में जाइए या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाइए या वेस्ट इंडिया में जाइए, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे हम अभी जम्मू कश्मीर या इधर की बात कर रहे हैं, देखिए जियोग्राफिकल रीजन भी हमारा अलग है। ठीक है, जियोग्राफिकल रीजन होने के बाद कि जहाँ जम्मू कश्मीर में एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहीं यहाँ के लोग ना इस रीजन में यदि ये लोग यहाँ पे आ जाए ना तो पता नहीं, मतलब ये दक्षिण भारत वाले जम्मू कश्मीर चले जाएं तो इनकी तो हालत बेकार होने वाली। इनको इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोग तो झेल जाएंगे कि ठंड पड़ रही है तो ठीक है क्योंकि वहीं पे रह रहे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, वहीं पे देखिए कितना असर पड़ता है। यूरोप वाले आ जाए, यूरोप में और ज़्यादा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, वहाँ और ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब वहाँ वाले आ जाए तो उनको ना हमारे यहाँ ना गर्मी में, यदि कि जहाँ पे कड़ाके की ठंड में हम सिकुड़ रहे होंगे ना, वहाँ उनको क्या लगेगा कि अरे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एनवायरनमेंट अच्छा, उस टाइम उनको लगेगा एनवायरनमेंट अच्छा। गर्मी हो सकता है कि उनको लगे क्योंकि इससे ज़्यादा वहाँ था। ठीक है, तो ये सारा जियोग्राफिकल रीजन का तो एक हम देख रहे हैं कि विविधता है। देन उसके बाद लैंग्वेज, कहीं कश्मीरी में कश्मीरी बोली जा रही, सिंधी बोली जा रही, पंजाब में पंजाबी बोली जा रही है, गुजरात में गुजराती बोली जा रही है, आपके जो मध्य भारत है यूपी बिहार गुजरात हरियाणा इनमें हिंदी बोली जा रही है। उसके बाद आप आते हो कि महाराष्ट्र, देखिए सारे दक्षिण भारत के जो जितने भी ना सब में अलग अलग बोल जा रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की 22 भाषाएं हैं और इसी बहाने आप याद भी कर लेंगे तो बेटर होगा कि कौन कौन सी मैंने बताया। कश्मीर में आपकी स्टेट वाइज याद करेंगे, अच्छी से याद हो जाएगा। ये कोई मैं अलग से लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है। ठीक है, कश्मीर में कश्मीरी और सिंधी बोली जा रही। उसके बाद पंजाब आओगे, पंजाब में क्या बोल रही है, पंजाबी बोली जा रही है, ये भी हमारे संविधान में वर्णित है। उसके बाद आप देखोगे कि उत्तर भारत के जितने भी स्टेट आ रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या बोली जाती है, सॉरी मध्य भारत के यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आपका आता है कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ जो आपकी बोली है वो बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका केरल, केरल में मलयालम बोली जाती है। और उसके बाद आपका आता है इधर आओगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपकी तमिल, और आंध्र प्रदेश में आपकी बोली जाती है तेलुगु। ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा आओगे, उड़ीसा में आपकी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही तेलुगु बोली जाएगी। उड़ीसा में आप आओगे तो आपकी कौन सी बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है। असम में आसमिया बोली जाती है। तो यहाँ से आप याद रखोगे कि ये सारी भाषाएं आपकी कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन है। उसके बाद आपकी उर्दू भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, संस्कृत की भी बात की गई है, और बोडो डोगरी मैथिली संथाली की भी बात की गई है। उसके बाद आपका आता है कि जो आपकी मणिपुरी लैंग्वेज है,
मणिपुरी के बाद आता है आपका कि एक जो आपकी लैंग्वेज है यहाँ पे मतलब कि कुछ ये लैंग्वेज थी, 2-3 मुझे इसके हो रहा माइंड से, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी की सारी लैंग्वेज जो आपकी हैं तो यहाँ पे मतलब अपने इंडिया पे बोली जा रही, इसमें भी आपको विविधता दिखेगी। हर एरिया पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज भी। अब आइए कल्चर की बात करते हैं। कल्चर भी जहाँ जम्मू कश्मीर वालों का अलग है, वहीं राजस्थान वालों का अलग है, वहीं बिहार वालों का अलग है, वहीं यूपी वालों का अलग है, और वहीं दक्षिण भारत वालों का अलग है, ठीक है। उसके बाद अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, सारे लोग भारत में ही रह रहे हैं। और यहाँ पे कल्चर तो हुआ, आर्थिक स्थितियाँ भी, यदि मध्य भारत पीछे है तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत आगे है, या मध्य भारत किसी क्षेत्र में आगे है तो दक्षिण भारत पीछे है, या उत्तर भारत या पूर्वोत्तर भारत, इन सब में कहीं ना कहीं डिफरेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन सब में एक जैसा नहीं है। लोगों को ऐसा भी है कि जहाँ पे ये जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं आज भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। वजह है यार कि यहाँ पे इतने ज़्यादा ट्राइब वगैरह रह रहे हैं, उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। हम बात करते हैं खनिज की, जियोग्राफिकल रीजन सारी हर चीज़ पे इफेक्ट करता है हमारा। हम खनिज की बात कर रहे हैं तो आज जो पहले बिहार बहुत समृद्ध राज्य हुआ करता था, आज वो एकदम से गरीबी के क्षेत्र में आ चुका है। क्यों? क्योंकि बिहार से जैसे ही झारखंड का अलग हुआ, ये झारखंड वाला एरिया, सारे मिनरल्स चले गए कहाँ पे, झारखंड में। बिहार में कुछ बचा नहीं, छाछ बचा, सारी की सारी मलाई चली गई कहाँ पे, झारखंड में। सेम सिचुएशन छत्तीसगढ़ एमपी का हुआ, उसके बाद यहाँ पे यूपी उत्तराखंड का हुआ। इनमें से सब चीज़ें एक एक मतलब दूसरे से लिंक्ड है। और वहीं पे देखिए कि खनिज तो ठीक है आपके यहाँ मिल रहे हैं ना, यहाँ के जीवन के साधन क्या है, यहाँ के लोग चावल खाते हैं, मच्छी खाते हैं। यहाँ के लोग क्या खाएंगे, आपको पता है क्या खाते हैं? हमने देखा था कि ये जो भेड़ पालते हैं उससे आपका पश्मीना ऊन वगैरह जो भी बनती है, बकरी पालते हैं तो, और यहाँ के लोगों को अपना मछली पालना अलग चीज़ों को होता है, यहाँ के लोगों का अलग चीज़ों का होता है। सब एनवायरनमेंट पे ही यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप देख चुके हो कि हर रीजन पे, हर इसमें आप देखोगे कि हर एरिया पे विविधता हमें देखने को मिलती है, हर एक 10 कदम पे देखने को मिलेगी। अभी तो भाषा की बात कर रहे हो आप, भाषा के बाद बोलियाँ आती हैं, बोलियाँ के बाद उपबोलियाँ आती। आप यूपी में हो, बिहार में हो, एमपी में हो, प्लीज़ आप अपने एक स्टेट से, सॉरी एक स्टेट नहीं, आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए और वहाँ देखिए वहाँ की लैंग्वेज क्या है। आपके एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगी, दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, वहीं पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, तीसरे पे जाओगे तो कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है, चौथे पे जाओगे तो कुछ और लैंग्वेज बोली जाती है। और नहीं जा रहे हैं ना, तो क्या करिए कि आप पढ़े होंगे, ऑब्वियसली पढ़े होंगे, आपके यूपी बिहार एमपी की मैं बात करूं, या नीचे की तो मैंने बता दिया अलग अलग कैसे बोली जाती है। उनमें भी अभी मराठी में भी अलग अलग तरीके के बोलते होंगे, गुजराती भी अलग अलग तरीके के लोग अपने तरीके से बोलते होंगे, क्योंकि हम हिंदी भाषी है ना। हम हिंदी की यदि बात करें तो मैं एमपी की बात करूँ तो उसमें ब्रज भाषा होती है, उसमें अवधी भाषा होती है, उसमें जो कुछ यहाँ पे यदि बात करें तो बघेली बोली होती है, और उसके बाद बुंदेली बोली होती है कि यहाँ पे बुंदेली कुछ अलग तरीके के बोलते हैं, मालवी कुछ अलग तरीके के बोलते हैं, बघेलखंड वाले कुछ अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये सारी लैंग्वेज, ब्रज भाषा आपके यूपी में भी काफ़ी चलती है। तो क्या हुआ कि विविधता हमें हर कदम पे देखने को मिल रही, फिर भी हम कहते हैं एकता। अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पे जो मैं पॉइंट में पहुँचने वाली हूँ ना, कि हर जगह पे एक जैसी सिचुएशंस नहीं है, तो ऑब्वियस है कि जनता की आकांक्षाएं बढ़ेंगी, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत अभी मैंने बताया वो पिछड़ा था, ठीक है, पहले भी। उसके बाद यहाँ पे ये वाले एरिया जो भी था कि इनमें मिनरल्स वगैरह कहाँ से पाओगे आप लोग, कुछ तो मतलब दिक्कत थी। और अब देखिए, खैर चैप्टर यहाँ पे पढ़ते हैं और उसके बाद समझते हैं। आई होप कि ये ऊपर ऊपर का आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें क्या हुआ कि भारत के जो विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की जो यहाँ पे यदि बात करें, भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने क्या किया कि एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। और राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि क्षेत्र, यानी कि जो भारतीय राष्ट्र की बात कर रही है तो इसमें ये बताया गया कि एकता और यहाँ पे विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है। बखूबी यहाँ चल भी रहा है। थोड़ा बहुत दिक्कत तो सबको होती है, अभी ऐसे 4 बर्तन है तो उसमें खटर पटर होगी, ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक साथ ही रहेंगे, जहाँ पे हम रखेंगे वहीं पे वो रखे रहेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। भारत का जो राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि क्षेत्र के को नकार दिया जाए,
इस अर्थ में क्या होगा कि भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया, तो भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। देखिए, यूरोप की राष्ट्र की बात आई, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, यहीं से आप छोटी छोटी चीज़ें हमें निकालने को मिलती हैं, ठीक है। हर चीज़ हर जगह से लेके ही हम एक आंसर को सुदृढ़ सुंदर अच्छा सा बनाते हैं। तो इसमें जो ये बताया गया ना यहाँ पे कि यूरोप के कई देशों से अलग रहा, यूरोप का ही एक राष्ट्र है आपका फ्रांस, ठीक है। यूरोप में आता है फ्रांस, यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप की एक कंट्री है फ्रांस। वहाँ पे वो कहता है कि हम सेकुलर कंट्री हैं या कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। इंडिया भी कहता है हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, लेकिन यूरोप में यदि कोई टीचर किसी धर्म को लेके या अपने धर्म को, या कि आपको पता है कि एक टीचर का गला काट दिया गया था, ठीक है, स्टूडेंटों के द्वारा, गलती उसकी कोई नहीं थी, वो अपने धर्म को मान रहा था, या कि वहाँ पे जो भी जैसे मुस्लिम हैं वो बुर्का वगैरह पहनती हैं, जो भी मतलब होता है उनका ड्रेस, तो उस पर क्या किया गया, पाबंदी, मतलब ड्रेस कोड ही चेंज कर दिया गया, ऐसे नहीं ऐसे करना। और वहाँ पे ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब सीधे से है ना कि आप यदि एक सेकुलर कंट्री हो तो वहाँ पे जो लोग जिस तरीके का चाहे, इसका मतलब ही होता है, इसकी डिफिनेशन ही यही होती है कि बिना राज्य के हस्तक्षेप के राज्य के नागरिक जो भी है वो जिस भी धर्म को अपनाना चाहें अपना सकते हैं, जिस भी धर्म में आस्था रखना चाहें रख सकते हैं। आज हम हिंदू हैं, कल को हमें लग रहा है कि यार हमें इस्लाम धर्म अपना लेनी चाहिए, तो हम गवर्नमेंट से पूछने नहीं जाएंगे, हमें लग रहा है कि हमें अपना लेनी चाहिए तो हम अपना लेंगे। यही है धर्मनिरपेक्ष। आपको मंदिर में पूजा नहीं करना, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी, पढ़िए आप, कोई नहीं रोकने वाला, आके गवर्नमेंट नहीं कहेगी है मतलब यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे तुम क्यों हिंदू हो नमाज़ पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट का ये काम नहीं। आपके समाज वाले जो आके कहें वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आके आपको कहे अरे मतलब हिंदू हो और जाके नमाज़ पढ़ रहे हो, मुस्लिम हो मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, ईसाई हो आप यहाँ पे आके पूजा कर रहे हो, या यहाँ पे आप जो भी उनका होता है वो कर रहे हो, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे हमारे इंडिया में तो ऐसे नहीं होता, हम भी धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें भी पूरे अपने अधिकार हैं। हाँ, आप भी किसी न किसी धर्म को मानते होंगे, किसी न किसी धर्म में आप पैदा हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या कोई मना किया कभी कि आप अपने धर्म को मत मानो? कोई नहीं मना किया। आप मंदिर भी जा सकते हो, मस्जिद भी जा सकते हो, गुरुद्वारा भी जा सकते हो, आप कहीं पे भी जाने के लिए आपको फ्रीडम है। आपके लिए इसमें पर्टिकुलर आर्टिकल डिफाइन किया गया 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन वहीं पे फ्रांस कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इसीलिए यूरोप कंट्री का जिक्र है यहाँ पे, यूरोप जो आपका महाद्वीप है, कि वहाँ से ये क्वेश्चन था आपका कि मतलब भारत की धर्मनिरपेक्षता से फ्रांस को सीखने की अभी क्या क्या ज़रूरतें हैं, या फ्रांस भारत की धर्मनिरपेक्षता नीति से कैसे क्या सीख सकता है, ठीक है। शायद क्वेश्चन का मोटो यही था, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था वो याद नहीं, क्वेश्चन का मोटो यही था कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है उससे फ्रांस क्या सीख सकता है। ऑब्वियस है कि हमारे, अभी मैंने बताया ना आपको, इसी को बस फ्रेमिंग कर देनी है, आपको लिख देना है कि हमारे इंडिया में क्या क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या क्या चल रहा है। तो फ्रांस के बारे में भी तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना, जब भी हम बात करते हैं तो हमें उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि हाँ फ्रांस में ऐसा होता है, महिलाओं को ऐसे उनमें मतलब कि उनकी आस्था है। क्या किसी मुस्लिम को मना किया जाता है कि आप बुर्का पहन के मत आओ? नहीं मना किया जाता है, ठीक है। कहीं पे भी नहीं मना किया जाता है कि आप ये चीज़ें ना करके आओ, क्योंकि हम एक धर्म के बारे में बोला ही नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब धर्म हो या कुछ भी हो, हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन साफ तौर पे लिखा गया है कि एक दायरे में रहकर ही मिल पाएंगे। इसके आगे यदि धर्म एक राष्ट्र विरोध का रूप धारण करता है तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी। ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया कि यूरोप के कई देशों से हमारा देश अलग है, यानी कि ऑब्वियस है अलग है, हम ये समझ चुके, एंड हम क्या आप भी समझ चुके हो, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र के क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक व्यवस्था की अनुमति या अभिव्यक्ति की अनुमति है, और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की
मतलब यहाँ पे नुमाइंदगी कर सकता है। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती, यानी कि इनका जो बल है ना वो और बढ़ता जाता है, ठीक है। और साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों को और या समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है कि समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसे मतलब इसमें भागीदारी दी जाएगी। इसीलिए हमने क्या अपनाया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई थी। और कल मैंने आपको बताया था कि जो आंदोलन कर रहे थे इसका जो कंक्लूजन निकल रहा था कि क्यों करना चाहिए, तो उस क्यों का जवाब था कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और यहाँ पे हमें अपने अधिकार के लिए लड़ने का पूरा हक है। और लोकतंत्र तभी हमारा जीवंत रहेगा जब हम क्या करेंगे, वहाँ की जनता सतर्क होगी, तब एक लोकतंत्र की वही तो जान होती है। आपको समझ में आया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसी व्यवस्था में कभी कभी क्या होता था कि तनाव या परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। ऑब्वियस है कि होती है, दिक्कत तो होगी ही। और कभी क्या होता था कि ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता था कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की बेहतर आकांक्षाओं से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ क्या होता था कि क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात थी, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो राजनीतिक संघर्ष वगैरह होते हैं, समस्या हुई, सब कुछ हुआ, ज़रूरी भी है, होना भी। और यहाँ से देखिए प्रॉब्लम्स, आपको पता है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है वो समझ लेना कि वो जिंदा ही नहीं है। क्योंकि यदि ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है वो तो तभी हो सकता है जब आपको कि मतलब बॉडी से आपके जो भी जान होगी ना वो निकल चुकी होगी, वरना जब तक जान है तब तक यहाँ तो दिक्कत होनी है। और दिक्कत होनी चाहिए यार, बिना दिक्कत के कोई आदमी थोड़ी ना होता है। सुकून वाली ज़िंदगी में मज़ा नहीं आती, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए हमेशा। देखिए कुछ भी होना, कितना भी आप कहते हो पैसा आ जाएगा, हम बहुत अच्छे खुश रहेंगे। अरे कोई खुश नहीं रहता है यार, जाके अंबानी से पूछो उसकी हालत क्या हो रखी है। आज उसे भी चैन नहीं है कि आज इतना पैसा होने के बाद भी वो बंदा काम करता है। दिन के 2-4 जो भी पूरे 24 घंटे के 3-4 घंटे ही सोने को मिलता है, जबकि उसके पास पैसा है ना, चाहिए ना कि 10-12 घंटे आराम से बिल्कुल पैर फैला के सोए हम लोगों जैसे। हम लोगों के पास पैसे नहीं, हम लोग बिल्कुल इतना सुकून से सोते हैं कि कुछ पूछिए मत। लेकिन हम लोगों के पास भी टेंशन है कि यार बताओ, मतलब उसकी बीवी के नहाने का खर्चा 5 करोड़ आ जाता है, तो काश हम लोग तो थोड़ा 5-10 हज़ार का तो हो ही जाना चाहिए था ना। यहाँ एक साबुन में ही काम चल जा रहा तो लगता है। लेकिन फिर हमारा क्या रिजल्ट निकलता है कि चलो बहुत टेंशन ले लिया, सो लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो अब सीधा सा मेरे बताने का मतलब है, समस्या कहीं पे भी हो वो आती है। कोई कितना भी अमीर हो चाहे गरीब है, तो समस्या है कि भैया हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए था। मध्यम वर्ग वाला है वो लगता है कि अरे यार मतलब इतना है, कुछ और आ जाता, कुछ और कर लेते। या कि कोई चीज़ आपको मिल गई तो लगता था नहीं ये नहीं, वो वाला चाहिए था हमें। और उसके बाद जो अमीर है उससे भी लगता है कि अब उससे भी आगे बढ़ जाएँ, उससे भी आगे बढ़ जाएँ, ऐसा कर दें वैसा कर दें, हमें पूरा अपने बना के रखे वर्चस्व। उन सब का किसी को सुकून नहीं, किसी को भी सुकून नहीं। इनफैक्ट ये है कि हम लोग तो कम से कम 6-7 घंटे की नींद तो ले लेते हैं। 6-7 घंटे क्या 10 घंटे भी हो जाते हैं, उनको तो 2-3 घंटे ही सोने को मिलते हैं। उनको भी डर रहता है कि भैया मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ज़्यादा सो कम सो अच्छा रहेगा। इतना काम करते हैं वो लोग, इतना नहीं कि सोते नहीं, नींद नहीं आती, इतना काम करते, इतना प्रेशर रहता है उनके अंदर। काम नहीं करेंगे तो 2-4 मतलब हो सकता है कि 8-10 साल खा लो, उसके बाद दिवालिया ही हो जाने वाले हैं, इसलिए काम करते हैं। उनके बच्चे भी करते हैं, वो भी करते हैं, उनकी बीवियाँ भी करती हैं, पूरा घर काम करता है। तब जाके आज हम कह रहे हैं कि वो हमारे देश के सबसे बड़े अमीर पति हैं। हाँ, ऐसे आसानी से नहीं हो जाते हैं। हम लोगों जैसे कि सोचे और ज़्यादा टेंशन हुई तो चलो यार सो लेते हैं, थोड़ा नींद ले लेते हैं तो आराम हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील होगा, फिर उठेंगे अब थोड़ा आराम लग रहा है, अब लग रहा है कि कुछ अब हाथ पैर हिलाना चाहिए। और एक हिंदी साहित्य आप लोगों में से किसी का ऑप्शनल होगा, एक बहुत अच्छी उसमें बात है कि यहाँ पे दुनिया में मतलब हाँ, एक आपकी कविता है उसमें लिखा गया है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, कुछ ऐसे कर्मठ लोगों की ये बात है कि दुनिया में क्या है, हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा।
यानी कि दुनिया में हमारे यहाँ जितने दिन सुकून से रहेंगे, हाथ पैर नहीं लोगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, यहाँ से उठ के जाएंगे नहीं। कुछ लोगों का ऐसे है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, यहीं पे रह जाओ पर कहीं जाना नहीं। ये किसकी पहचान होती है? अकर्मण्य लोगों की होती है। ठीक है, खैर यहाँ पे ये मैं समझा रही थी कि प्रॉब्लम्स हर जगह पे आती है, यहाँ पे भी आई, लेकिन समस्या आनी चाहिए भाई। समस्या भी ना आए, लोकतंत्र ऐसे थोड़ी ना। ये लोग पता नहीं कहाँ समस्या आते आते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता था, ज़बरदस्ती नसबंदी करा दी जाती थी, हम समझ ही नहीं पाते थे हमारे साथ क्या हो रहा, वो भी हो जाता था। यदि समस्या हम नहीं क्रिएट करते तो और पता नहीं क्या क्या होने वाला था। अब आता है तनाव के दायरे। तनाव क्या क्या बढ़ते थे, ज़रा इस पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या होता था कि हमने जो पहले भी पढ़ा कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देसी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा। ये भी एक तरीके का तनाव था। मतलब क्या, आज़ादी मिली थी तो आज़ादी मिली थी तो वो ऐसे वाली हुई, मान लीजिए कि आपकी और आपकी बहन की शादी होती है, आपको बीवी मिली लेकिन आपकी बहन चली गई, ना हंस खुशी है ना दुख है। तो यहाँ पे खैर खुशी होती है, लेकिन बस एक एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे हमें आज़ादी तो मिली लेकिन हमारा एक पार्ट हमसे अलग हो चुका था, वो भी हमें कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा था। दूसरी कि हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुके थे। तीसरी बात यहाँ पे देसी रियासतों की विस्थापन, इधर से लोग उधर, उधर से लोग इधर आ रहे थे, देसी रियासतों का विलय करना था, सरदार पटेल जी को जो सौंपा गया था। अब इनमें क्या हुआ कि जब ये सारी समस्याएं थी, ये भी तनाव की स्थितियां ही थी, और देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि लोग तर्क देते थे कि ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, उनको पता नहीं था हम इंडिया ने कुछ भी कर सकते हैं, भले ही लड़ लेना, दूसरे ही पर हम लोग वही हो जाते हैं जो पहले थे। रबर वाला होता है हम लोगों का कि अभी रबर को खींचो, बहुत ज़्यादा खींचो, जितना खींचोगे खींचेगी, जितना लड़ना चाहे हम लड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अरे यार ठीक है चलो हो गया, लड़ाई झगड़ा क्या करना है, फिर उसी तरीके का हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वही हाल हुए, और लोग क्या सोचते हैं, अरे इंडिया में तो इतनी विभिन्नता है, कैसे इंडिया एक हो सकता है। बेवकूफ़ है वो जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ हम लोग उसे ही साबित कर देते हैं जो ऐसा सोचते थे। उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है, और लेकिन उनके मुंह में वर्ड नहीं रह जाते। अब क्या कहूँ मैं कि यहाँ पे इंडिया तो सफल हो चुका है कुछ चीज़ों पे। और यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता है कि आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला जो था सामने आया। हाँ, मसला सामने कैसे आया कि जम्मू कश्मीर ना और हैदराबाद की जो रियासतें थी जूनागढ़ की, ये अलग होना चाहती थी। अलग होना क्या, अलग ही थी। तो दोनों का ही आपको पता है कि जूनागढ़ हैदराबाद को सरदार पटेल जी ने कैसे मिला लिया। एक को सैनिक विद्रोह से, मतलब सैनिक सहायता बल से, और एक को वहाँ पे जो था जन समर्थन के उसमें मिला है। तीसरा था जम्मू कश्मीर। अभी जो हरी सिंह थे वही इनके राजा थे, ये कुछ ज़्यादा ही उछल रहे थे। इन्होंने कहा हम भी अपना अलग बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते फिर भला करके तो वो जा नहीं सकते थे। उन्होंने ये इस्तेमाल कर दिया था, ये कह देते कि जियो या मरो वाला, डू एंड डाई, कि या तो आप जम्मू कश्मीर, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाना, या तो आप इंडिया में मिल जाओ। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई जितनी विदेशी रियासतें हैं, यदि वो अपना अलग संविधान बनाना चाहती है, अपना स्वतंत्र रहना चाहती हैं, तो रह सकती हैं। यही झगड़े की वजह उन्होंने एक छोटा सा बीज बो के चले ही गए। तो सरदार पटेल जी कैसे भी करके 552 में से कुछ रियासतें तो मिला लेते हैं, 3 को छोड़ के सारी रियासतें मिला लेते हैं। ठीक है, जो मतलब जिस तरीके से मान रहे, जैसे भोपाल के राजा वगैरह थे, उन्होंने कहा था कि हमारा रजवाड़ा नहीं छीनना चाहिए, बाकी हम मतलब हमारे नाम से नहीं चलेगा, बट जो हमारे कुछ राजसी या ये सारी चीज़ें हैं, महल वगैरह नहीं नष्ट होने चाहिए। तो उनकी बात मान ली गई कि ठीक है, आपके ये नहीं, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह आप नाम सुनते हो, वही रजवाड़े से आते हैं। ठीक है, सिंधिया खानदान से। तो यहाँ पे आपको पता है कि कुछ ऐसे उन्होंने किया पूरा। और आता है कि राष्ट्र के एकीकरण की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई थी, तो सरदार पटेल जी को सौंपी गई थी। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा कब आ गया, जैसे ही 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। हम आज़ादी मना ही रहे थे कि भैया इनसे रहा नहीं जा रहा था, कश्मीर में कर देते हैं ये आक्रमण। 1948 में भारत और 48 में भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था हमारा। ठीक है, अब जब ये आक्रमण कर ही दिए, कौन,
पाकिस्तान वाले, कहाँ पे, कश्मीर पे। हुआ क्या, यहाँ पे जो मामला सामने आया, और ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था, कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का भी सवाल था, यानी कि सवाल से मतलब इससे जुड़ा हुआ था। और ठीक इसी तरह क्या हुआ कि पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। इस पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत के से क्या हुआ, अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले, और दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ जो समूह थे, इन्होंने क्या किया कि एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई। यहाँ पे सोचे कि जम्मू कश्मीर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है, तो हम भी चलते हैं। ये लोग भी क्या करने लगे कि हमें ना अलग करो भाई, हम नहीं रहेंगे आप में। तो जाते कहाँ यार। और जब ये अलग होने की बात कर ही लिए, तो इसमें से क्या हुआ, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर तो था, जम्मू कश्मीर को जैसे ही 1948 में हुआ ना, 47 में अलग होने की बात कर गए थे। 48 में जब हुआ, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। हरि सिंह भागते भागते, भैया नेहरू जी बचा लो, अब अपनी सेना भेजो, वरना हम तो अपने राष्ट्र की रक्षा कर नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर का अभी तक ना 2019 तक उसका खुद का संविधान था, खुद का झंडा था, ठीक है। अभी पूछा भी जाता था कई बार क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ खुद का संविधान है, और यहाँ पे इंडिया के कुछ चीज़ों को छोड़ के जम्मू कश्मीर में कोई भी स्कीम्स वगैरह लॉन्च नहीं की जाती थी, उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। अब क्या हुआ यहाँ पे कि हरि सिंह आते हैं, उन्होंने कहा, तो नेहरू जी ने कहा ठीक है भाई, मदद कर देते, क्या दिक्कत है। सरदार पटेल जी ने कहा कि भाई रुको, यहाँ पे इतना उतावले मत हो जाओ। पहले उनसे कहा गया हरि सिंह से कि भैया आप विलय पत्र पे सिग्नेचर करो, तब हम आपकी मदद करेंगे, वरना चाहो आप अपनी जनता को बचाओ, जो भी करना आप करो, हमसे मतलब नहीं है। तो अब हरि सिंह तो मजबूर थे, क्योंकि पाकिस्तानी हमला बोल चुके थे, पीओके पर अधिकार तो वो कर ही चुके थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम विलय पत्र पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं, पर प्लीज़ आप अपनी अब सेना भेजो। और जैसे ही विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाए, और वैसे ही क्या हुआ कि यहाँ से इंडिया की सेना गई, पीओके के आगे एक कदम नहीं बढ़ने दिया। लेकिन पीओके का यानी कि इंडिया का 30% भाग आज भी किसके कब्जे पे है, तो ये आता है आपके पाकिस्तान के कब्जे पे, आपका नहीं है, पाकिस्तानियों का, ठीक है। वो तो हमारा नहीं रहा। यहाँ पे क्या होता है कि पाकिस्तानियों के कब्जे पे हमारा ये इलाका है, ये हमारा है। पीओके जो है पाक अधिकृत कश्मीर, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, वो जो पाकिस्तान है उसे क्या कर लेते हैं, हड़प लेते हैं। और बाद में हम जाते हैं, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन सरदार पटेल जी ने कहा कि भैया ऐसे में तो एक भी हाथ नहीं लगने वाला, सही है कि हम सिग्नेचर करवा लेते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आ गई, नेहरू जी लेके पहुंच गए उसको ना यूएनओ, कि उस टाइम पे तो बना ही था। 1945 में आपको पता है कि यूएनओ का गठन हुआ था। तो उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छी संस्था है, हमारी मदद करेगी। आज तक उन्हें मतलब अब नई नई थी, तो नया नया जो उसमें हो सकता था, उन्हें भी लगा कि कर देगी, लेकिन पता नहीं था कि आज तक नहीं सफल हो पाई। वो जितने भी उसमें काम गए हैं ना, सब पेंडिंग में ही पड़े हैं। हमारा जम्मू कश्मीर वाला मैटर भी पेंडिंग में ही पड़ा रह गया आज तक। और आज तक इसी को लेके कई सारी हमारे ऐसे विद्रोह होते रहते हैं पाकिस्तान के साथ। वो मुँह उठा चला आता है कि हमारा है, हमारा है। अरे कहाँ का पीओके भी हमारा, वहाँ पे ले ही लिए हो। बाकी ये भी क्या है कि हमारा है, ठीक है। वहाँ पे चाइना भी अपना थोड़ा सा इधर वाले एरिया में क्या किया है, कब्जा किया, 10% इसका भाग करता है। यानी कि अब बात करें ना, आपकी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें से लद्दाख, तो लद्दाख का 10% ये रखा है, और यहाँ का पीओके वाला ये रखा है लद्दाख का एरिया 30%। अभी वर्तमान समय में जरा एक क्वेश्चन बताइएगा कि सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। जल्दी फटाफट बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है। अब खैर आते हैं अपने मुद्दे पे। जम्मू कश्मीर का मुद्दा समझ में आया। असम और नागालैंड वाले भी कुछ इसी रोज में आगे बढ़ रहे थे कि हमें भी क्या करो, अलग स्टेट बनाने की आप परमिशन दो, हम आप में नहीं मिलने वाले हैं। मतलब मिल तो चुके थे, लेकिन अब इनको लग रहा था हम रहेंगे नहीं। अब हुआ क्या कि अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हैं, प्लीज मैं उनको बता चुकी हूँ, जल्दी कमेंट करके बताइए कि उन व्यक्ति का नाम क्या था, जो कि 56 दिन तक लगातार भूख हड़ताल करते हैं, और उसके बाद उनकी हो जाती है डेथ। और डेथ होने के बाद ही बनता है आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर पहला स्टेट।
ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है उनके नाम अभी आपको बताना जल्दी बताइए। और अब आता है यहाँ पे कि कर्नाटक भी था, महाराष्ट्र भी था, गुजरात, ऐसे सभी आंदोलन वाले राज्य हैं। और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनने या कि बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। वो कहते थे ना, आज भी आपके चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, संसद में हो, हिंदी में नहीं काम होता, अंग्रेजी में ही होता, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही होता, सुप्रीम कोर्ट तो अंग्रेजी ही चलती है। ठीक है। तो यहाँ पे संसद में हिंदी अंग्रेजी आपकी दोनों ही चलती हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना था ना कि भैया हमें नहीं आती हिंदी, कतई नहीं आती, जड़ से नहीं आती हिंदी। क्यों सिर्फ हिंदी? क्यों आधे ही स्टेट हिंदी बोल पा रहे ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा। या तो आप क्या करो कि यहाँ की राजभाषा जो है हिंदी हटाओ, या तो फिर हमें क्या करो कि अंग्रेजी को भी ऐड करो आप, या हमारी तमिल तेलुगु को भी ऐड करो। तो ये भी क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में क्या हुआ? पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक नए अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी और उनकी मांग अख्तियार या कि आखिरकार मान ली गई। और 1966 में पंजाब हरियाणा यानी कि पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल, अब जिसे आप उत्तराखंड कहते हो, का क्या किया गया? यहाँ पे गठन हुआ। कहा जा सकता है यहाँ पे कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। क्योंकि जैसा अभी आपको ना इंडिया में स्टेट दिखते हैं, वैसे पहले नहीं थे। मैं कई बार आपको मैप दिखा चुकी हूँ। ठीक है। और अभी भी आपके हिस्ट्री वगैरह के मैप को देखिए कि स्वतंत्रता के पहले भारत कैसा था और आज का भारत कैसे है। या इसी चैप्टर में इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट में जाइए और देखिए कि पहले भारत कैसा था, फिर उसके बाद कैसा हुआ, फिर उसके बाद जो 1950 तक ये तो घटना चली रही थी। और यहाँ पे क्या किया? 1956 में ना एक कमेटी का गठन किया गया था। हालांकि 3 कमेटियाँ थी, लेकिन जिस कमेटी की बात मानी गई थी वो एक कमेटी थी और यहाँ पे फजल अली नाम की कमेटी थी। ठीक है। और उस समय क्या किया गया कि उसकी रिपोर्ट जब पेश की गई तो कहा गया कि ठीक है, भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर देखे जाएँ। तो इस आधार पे फिर राज्यों का गठन हुआ। और अभी जस्ट मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन की 22 भाषाओं का जिक्र किया, जहाँ पे स्टेट वाइज कश्मीर में कश्मीरी, उधर पंजाब प्रांत या वहाँ का आपका जो सिंध वाला प्रांत लगता है सिंधी। ठीक है। उसके बाद पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, मैंने बताया कि केरल में मलयालम, तमिल में जो तमिलनाडु में तमिल, और आपका आंध्रा में तेलुगु। तो ये कैसे हो रहे थे? भाषा के आधार पर ही हो रहे थे। ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पर ही ये गठन किया गया। उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा आपके लोग हैं हिंदी भाषी लोग। सॉरी, उत्तर भारत नहीं, उत्तर मध्य भारत आप कह सकते हो, यहाँ पे ही हैं हिंदी भाषी लोग हैं, उसके अलावा नहीं है। ठीक है। और क्योंकि दक्षिण में अलग अलग उनकी लैंग्वेज चलती है, उत्तर में भी देख लिया आपने, पूर्वोत्तर में भी इनके अलग अलग, किसी की मणिपुरी है, किसी की कोंकणी, किसी की बोडो है, किसी की डोंगरी है, किसी की संथाली है। तो ये उनकी अलग अलग अपनी लैंग्वेज है, असमिया है। ठीक है। इनमें सब में संघर्ष हुआ और मतलब ये कह सकते हो कि इनका सीमा निर्धारण बाद में किया गया। सरकार को समझ में आ चुका था कि ऐसे काम चलने वाला नहीं, अब हमें इनके पर्टिकुलर स्टेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम स्टेट बना नहीं था, हमने मिला लिया था, इंडिया में कोई स्टेट बना नहीं था, कई सारे स्टेट होते थे। आप स्टेट स्पेशल पढ़ेंगे, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, इस अपना स्टेट स्पेशल का पॉलिटी पढ़िएगा, वहाँ पे आप देखेंगे ना कि क्या बातें, मतलब आपके स्टेट में कई सारे पार्ट थे। ठीक है। उन कई सारे पार्टों में से अलग प्रधानमंत्री, अलग आपका मतलब कि सीएम चुना जाता था, अलग आपका यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, अलग अलग होते थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मर्ज हुआ, एक स्टेट बना और एक स्टेट में अब एक ही होगा। तो फिर बाद में ये गठन किया गया था। अब हुआ यहाँ पे कि इन प्रयासों का मतलब ये नहीं था कि हर परेशानी का जो हमेशा के लिए हल किया गया या हल निकाल लिया या हल आ चुका था। ठीक है। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों ने क्या किया, चुनौतियाँ इतनी विकट और जटिल थी कि महाराष्ट्र निर्माण के पहले दौर से इनका समाधान नहीं किया जा सका। और इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम ने कई चुनौतियाँ क्या हुई, यहाँ भी देखने को मिली। अब हम बात करें कि ये जो जितने भी मामलों पर यदि हम विस्तार से देखें तो क्या हुआ था, और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों की भी हम यदि बात करें या उदाहरण को देखें तो हम देखेंगे कि ऐसे मामलों में क्या होता था कि मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए जरूरी क्या था, प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए एक जरूरी सबक भी है। जब हम इनको पर्टिकुलर स्टेट वाइज देखेंगे, देखिए ये था कुछ अपना जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे ये वाला एरिया का आ गया है POK।
30%। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया भैया हो गया 10% ऑक्साइड चेन। अब बचा कितना, इतना, इतने में ये आपका बाल्टिस्तान वगैरह यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद ये कारगिल ले, यहाँ पे भी कारगिल में भी युद्ध हुआ। अब इसके बाद क्या बचता है, और जम्मू कश्मीर अब इतना आ गया। ठीक है, यानी कि लद्दाख यहाँ पे हो गया पूरा, यहाँ पे तो ये ऑक्साइड चेन हो गया, यहाँ पे पीओके हो गया, और जम्मू कश्मीर इतना बचा और लेह इतना बचा। ठीक है, तो इन सब में जितने भी आपके स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर एंड आपका होगा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे जो आगे देखेंगे आप लोग कि असम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, नागालैंड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे, बट आज नहीं। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और प्लीज़ इनके लिए ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल आर्टिकल डिफाइन किए गए थे। आर्टिकल 370 ये तो जम्मू कश्मीर के लिए था। आर्टिकल 370 के अलावा आर्टिकल 371A, 371(2)C, 370 मतलब कि का खा का ऐसे करके कुछ आर्टिकल्स हैं। प्लीज़ उन्हें आप रट के आइएगा। ठीक है, याद करके आइए, ये होमवर्क, क्योंकि यही आर्टिकल्स आपके सामने आने वाले हैं। हो सकता है कि इस चैप्टर में आपको आर्टिकल ना मिले, क्योंकि ऊपर की कहानी समझाई जा रही है, लेकिन जब हम कहानी समझ रहे हैं तो एडिशनल बातें ऐड करना हमारा फ़र्ज है। आज का होमवर्क याद रखिएगा कि ये सारे आर्टिकल, जितने आर्टिकल 371 में जितने पार्ट हैं, ABCD एक या का जो भी है, उन्हें आपको याद करके आना है। कि नागालैंड के लिए देखिए UPSC में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सीक्वेंस में मिलाने के लिए आता है कि आर्टिकल 371 का सामने कुछ अलग स्टेट दे दिया जाएगा, आर्टिकल 371 का B, C जो भी है वो और सामने क्या दिए जाएंगे, स्टेट के नाम। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको याद करके आना है। ठीक है, आई होप कि आपको जितना मैं पढ़ाई अभी तक वो समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि PDF चाहिए तो बता सकते हैं, मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बट आप यदि बोलोगे यदि आपको नीड नहीं है तो भाई डांटा लगता है, तो इससे मतलब फालतू का हो जाएगा ना कि किसी को नीड नहीं है और हम बेच रहे हैं। तो इतना तो थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है आपको कि यदि आपको ज़रूरत है, आपको भूख लगी है, तो खाने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना कि हमें भूख लगी है। खाना बनाया रखा, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना, थोड़ा हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, तो आप कह सकते हैं और बेशक आपको मिल भी जाएगी। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं फिर कल, और अच्छे तरीके से समझेंगे पूरा, मतलब इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी जितना भी है सभी कुछ ही समझने वाले हैं इन सब के। तो ध्यान से बस अच्छे तरीके से पढ़िए, और उसके बाद आप कुछ अलग चीज़ें भी स्टार्ट की जाएगी। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।